हाय एंड वेलकम टू द कैप्टन पॉडकास्ट। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि डॉलर जो है 77.58 का लो टच कर चुका है। मतलब अगर आप $1 खरीदने जाएंगे तो आपको 77.58 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, जो कि सेम टाइम लास्ट ईयर 73.5 रुपीज़ का था। तो इतना ड्रॉप, मतलब दिस इज़ मोर देन 5% ऑफ ड्रॉप। हमारी करेंसी में इतनी फ्लक्चुएशन कैसे हो रही है, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए एंड तक, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। करेंसी के पीछे क्या मैनिपुलेशन, क्या ऑर्गेनाइजेशंस हमारी करती हैं और क्यों ये इतनी फ्लक्चुएट करती है, कि ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। एंड तक बने रहिए। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आते हैं जिससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़े। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ऐसे इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये करेंसी में फ्लक्चुएशन आम बात है। करेंसी जस्ट लाइक एनी अदर कॉमोडिटी बाई और सेल होती है एक मार्केट प्लेस पे। तो जस्ट लाइक एनी अदर कॉमोडिटी हमारी भी करेंसी जो है वो एक मार्केट प्लेस पे बाई और सेल होती है। तो जब कोई चीज़ बाई और सेल होती है तो उसका जो प्राइस है सप्लाई और डिमांड से फिगर आउट किया जाता है। जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है कि अगर सप्लाई ज़्यादा हुई और डिमांड कम तो प्राइस लो जाता है, और अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो यही चीज़ रुपी पे भी इम्प्लीमेंट होती है। अगर रुपी की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, और डॉलर के कंपैरिजन में रुपी जो है स्ट्रॉन्गर होगा। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो रुपी की वैल्यू घटती है और डॉलर के अगेंस्ट रुपी वीक होता है। तो जब प्राइस बढ़ता है, मतलब प्राइस एज इन जब हमारा डॉलर खरीदने में हमें ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो उस समय रुपी की वैल्यू वीक हो रही है। और जब हमें डॉलर को खरीदने के लिए कम रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो रुपी की वैल्यू स्ट्रांग हो रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये इतना प्राइस में फ्लक्चुएशन और बेसिकली हमारा रुपी इतना वीक कैसे हो रहा है? तो इसका कुछ असर जो है वो कोविड की वजह से। तो कोविड में क्या हुआ, जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने के लिए अपनी मनी प्रिंटिंग शुरू करी। मनी प्रिंटिंग इसलिए शुरू करी क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर हम लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा देते हैं, जैसे हमने कोविड में देखा डेवलप्ड कंट्रीज़ में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लोगों के पैसा दिया गया था एज पार्ट ऑफ देयर सस्टेनेंस। तो वो पैसा जो है वो यूज़ करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी और जो इकोनॉमी का साइकिल है, जब डिमांड बढ़ती है तो फिर वो इकोनॉमी रिवाइटलाइज हो जाती है। जो डाउनटर्न कोविड की वजह से आ गया था, एकदम से बहुत चीज़ों की डिमांड डाउन चली गई थी, लेकिन लोगों के पास जब पैसा आया तो उन्होंने फिर से खरीदना शुरू किया, तो डिमांड फिर से बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन ये सारा पैसा जो सेंट्रल बैंक्स ने छापा था वो सारा वहीं इकोनॉमी में खर्च नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले से ही रिच हैं, उनके पास पूरा पैसा है, तो उनको ज़रूरत नहीं थी इस पैसे की। तो वो जो पैसा जब इकोनॉमी में पहुंचा तो उन्होंने बाहर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि दैट मनी केम आउटसाइड ऑफ देयर कंट्री एंड गॉट इन्वेस्टेड इन बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया। और इंडिया में काफ़ी पैसा आया बाहर से। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो हमें मिलता है वेरियस एजेंसीज से, तो $30 बिलियन 2021 में इंडिया में आए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। तभी हमने ये देखा स्टॉक मार्केट जो इतना बूम करी पिछले साल, वो इस पैसे की वजह से इसका कारण हो सकता है। तो इतना जो एकदम से सडन बूम आया कोविड पैंडेमिक के लो से, वो उसका एक रीज़न ये भी है कि 30 बिलियन जो बाहर से हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है वो हमारे स्टॉक मार्केट को बूम कराया। अब जब ये फॉरेन डॉलर्स इंडिया में आते हैं तो इंडियन एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में जो भी स्टॉक्स खरीदते हैं, उनको खरीदने के लिए इनको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे हमने पहले बात करी थी, अगर आप इतने ज़्यादा रुपी खरीदेंगे, यानी कि रुपी की डिमांड ऊपर जा रही है और सप्लाई तो लिमिटेड थी हमारी, तो हमने तो कोई अनकंट्रोलेबल प्रिंटिंग नहीं करी थी, तो रुपी की वैल्यू उस टाइम स्ट्रांग हुई थी। इनफैक्ट 3% से स्ट्रांग हो गई थी। और जब वो पैसा हमारे पास आता है तो वो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। एंड सेम चीज़ हमारा जो करता धरता है करेंसी के मामले में, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने भी नोटिस करी, और जितने डॉलर्स आ रहे थे
वो उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खरीदते गए, और जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 640 बिलियन के हो गए थे, बिलियन डॉलर्स, 640 बिलियन डॉलर्स तक हमारे फॉरेन रिजर्व पहुंच गए थे। फॉरेन रिजर्व से क्या मतलब है कि जो एक कंट्री होती है अपने फॉरेन रिजर्व्स मेंटेन करती है, सेंट्रल बैंक उनको मेंटेन करके रखता है, ताकि कल को अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, कोई वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो रुपये की वैल्यू जब अचानक से डाउन जाएगी तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? दे विल स्टार्ट बाइंग रुपी, ठीक है, बैक फ्रॉम द इकोनॉमी। तो रुपये की डिमांड वो थोड़ी अप करेंगे। जो बिल्कुल सब डिमांड डाउन जा रही थी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की वजह से, डॉलर लोग अपने रिडीम करने शुरू कर देंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरवीन करेगा, और उसके लिए उसके पास ये 640 बिलियन की वॉर चेस्ट रहेगी कि उतना वो खर्चा कर सकते हैं। अब लेकिन क्या हो रहा है, फेडरल रिजर्व ने नोटिस किया कि भाई बहुत हो गई प्रिंटिंग, अब घर वापसी का टाइम आ गया है। तो उन्होंने जो प्रिंटिंग थी उसको बंद किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया, जो भी पैंडेमिक रिलेटेड डिसीजन लिए के उनको रिवर्स करना शुरू किया है। तो ऐसे में क्या हुआ, अब वो जो फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया था इंडिया में, वो अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेटर इंटरेस्ट रेट वहाँ अपने होम कंट्री में मिल रहा है और अपनी ऑब्लिगेशंस वहाँ पे पूरी करनी है उनको। तो वो चीज़ की वजह से हमारी जो 21.5 बिलियन लास्ट 6 मंथ्स में एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने पुल आउट कर लिए हैं हमारी कंट्री से। तो 21.5 बिलियन डॉलर्स जब बाहर जाते हैं कंट्री से, तो वो कैसे जाएंगे? आप अपने रुपीज़ दे के डॉलर खरीदेंगे, तो रुपये की सप्लाई बढ़ रही है और डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो अगेन जैसे हमने देखा था, जब रुपये की डिमांड घट जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो रुपये वीक हो जाएगा, और वही चीज़ हमें अभी देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये रुपये की जो वीकनेस बढ़ती जा रही है। अब अगर ये रुपये की वीकनेस बढ़ती है तो हम पे क्या इम्पैक्ट करता है? वैसे अगर ये नॉर्मल वीकनेस की सिचुएशन होती रुपये की तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक फैक्टर आ जाता है बीच में, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। होता क्या है कि जब हम एज अ कंट्री बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, ऑयल से लेके काफ़ी सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, और मैक्सिमम जो हमारा इंपोर्ट है वो ऑयल का है, और जो ऑयल जो ख़रीदा जाता है वो होता है डॉलर्स में। तो अगेन हमें चीज़ें अगर डॉलर्स में ख़रीदनी है तो रुपये हमें स्पेंड करके डॉलर्स बाई करने होंगे, फिर हम अनटर्न जाके आगे उससे ऑयल या बाकी चीज़ें बाई कर सकते हैं। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इनफैक्ट आरबीआई के एस्टिमेट के मुताबिक अगर रुपये की वैल्यू 5% तक वीक होती है तो 0.15% इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि अगर रुपये वीक होता है तो इन्फ्लेशन गोज अप। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम हमारी एज अ कंट्री हमारे सामने आ जाती है, और हम वो ऑन ग्राउंड देख भी रहे हैं। धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऑयल का सिचुएशन अभी कुछ क्लियर नहीं है, रशिया यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, कोविड में भी अभी चाइना गुजर रहा है, तो सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, पर ये फैक्टर भी है कि अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, रुपये की सप्लाई जो है ज़्यादा होती जाएगी, तो हमारा करेंसी वीक होती है एंड वी विल गेट इन्फ्लेशन आउट ऑफ इट। तो इस पे आरबीआई क्या कर रहा है? जैसे हमने बात करी थी कि उसके पास इतने फॉरेन रिजर्व्स हैं तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा, बट हाँ जो आरबीआई इज़ इन एक्शन, और ऐसा नहीं है कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आरबीआई ने करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, इसीलिए हमने देखा जो 77.58 का जो हाई टच किया था उससे अब थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है हमारी करेंसी, और 40 बिलियन डॉलर से हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो डाउन हुआ है, एंड नाउ वी आर एट अराउंड 597 बिलियन डॉलर्स। तो आरबीआई खाली नहीं बैठा है, आरबीआई इज ऑल्सो इन एक्शन, दे आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज द करेंसी, और इसमें टाइम लगता है, और बाकी सिचुएशन भी क्लियर नहीं है, पूरे जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन, ऑयल की सिचुएशन, तो उसमें हमें थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, आरबीआई इस सिचुएशन को संभाल पाएगा? हमारी गवर्नमेंट क्या इतना कर रही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? ज़रूर जो आपके विचार हैं उनको कमेंट्स में बताएं, एंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय हिंद।